नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में एसआईटी ने 35 पन्नों का आरोप पत्र यानी चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। अब जानकारी ये मिल रही है कि एसआईटी ने 4 संदूकों में 4 बड़े ट्रंक्स में केस से जुड़े हुए तमाम सबूत पेश किए हैं। आरोप पत्र यानी चार्जशीट में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत और 3 अन्य पर हत्या का आरोप है। इसके अलावा जुबिन गर्ग के चचेरे भाई और लंबित पुलिस अधिकारी संदीपन गर्ग पर भी गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी की 9 सदस्यीय टीम 6 वाहनों से कोर्ट पहुंची थी, अदालत पहुंची थी। 19 सितंबर को जुबिन गर्ग के सिंगापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में डूबकर मौत हो गई थी, तो वह पूर्वोत्तर भारत उत्सव में शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए सिंगापुर पहुंचे हुए थे। इस पूरे मामले में पहले भी 7 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सिंगापुर पुलिस भी मामले की स्वतंत्र जांच यानी इंडिपेंडेंट जांच पड़ताल कर रही है। उसका ये कहना है कि शुरुआती जांच में आपराधिक साजिश का कोई एंगल सामने नहीं आया। हालांकि जांच में अभी कम से कम 3 महीने का समय और लगेगा। असम सरकार ने जुबिन गर्ग की मौत की जांच के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी एमपी गुप्ता के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल में संपन्न विधानसभा सत्र में दावा करते हुए कहा था कि गर्ग की यानी जुबिन गर्ग की मौत स्पष्ट रूप से हत्या थी। इस पूरे मामले में अब तक NEIF के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत, गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, उनके बैंड के 2 सदस्य यानी शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत, उनके चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग और उनके 2 PSO नंदेश्वर बोरा और प्रवीण वैश्य को भी गिरफ्तार किया गया है। तो जुबिन गर्ग की मौत का क्या राज खुलने वाला है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। दरअसल इसीलिए क्योंकि 19 सितंबर को जुबिन गर्ग की मौत हुई थी। सितंबर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हुई थी, ऐसी जानकारी मिली और मामले में 60 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जुबिन गर्ग केस में चार्जशीट दाखिल हुई है, तो क्या मौत का राज अब खुलने वाला है? ये प्रश्न इसीलिए क्योंकि अब 3500 पन्नों की जो चार्जशीट है वो दाखिल हुई है, जिसमें 60 एफआईआर दर्ज है। 300 से ज्यादा गवाहों के यानी विटनेस के स्टेटमेंट से इसमें बयान है और अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। जो आप स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कुल मिलाकर अब तक क्या क्या हुआ है और अब अदालत में पूरा मामला पहुंचा हुआ है। तो 3500 पन्नों की जो पूरी चार्जशीट है यानी आरोप पत्र है वो दाखिल है, जिसमें 60 एफआईआर हैं और भी कई बातों का इसमें खुलासा किया गया है। एसआईटी का चार्जशीट हो गया है। लोगों को हत्या की गुस्सर में हम लोग अभियुक्त किया हो। अब ये आगे जाके न्यायालय में ये जो कानून का रास्ता से अभी आगे चलेगा। कोर्ट का ऊपर सब लोगों का सम्मान है। कोर्ट जो भी करे, हम लोग कोर्ट का ऊपर हमेशा आस्था रखेंगे। जुबिन गर्ग मामले में चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है, लेकिन अब यही प्रश्न है सभी के मन में और खास तौर पर जुबिन गर्ग के चाहने वालों में कि क्या मौत की उस पर्दे से राज खुलेगा। 3500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है, 300 से ज्यादा गवाहों के स्टेटमेंट भी इसमें दर्ज हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब लूथरा ब्रदर्स की मौत का डर, इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल गोवा के नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन आग मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और उसका भाई गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। दरअसल थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। थाईलैंड पुलिस अब दोनों को बैंकॉक के सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट ले गई है। यहां पर दोनों को भारतीय एजेंसियां अपनी कस्टडी में ले लेंगी। इसके बाद उन्हें सुवान फू इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा
और पासपोर्ट रद्द होने के कारण, जो कि कल ही हुआ है, इसके कारण भारतीय दूतावास इनके लिए इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करेगा। चूंकि थाईलैंड से गोवा के लिए सीधी उड़ानें नहीं है, इसीलिए लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक से पहले दिल्ली और फिर उसके बाद गोवा लाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में करीब 4 दिन लगेंगे। सोमवार तक दोनों भाइयों को उनके दोनों भाइयों के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। दिल्ली पहुंचते ही गोवा पुलिस दोनों को हिरासत में लेगी। इधर लूथरा ब्रदर्स को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सौरभ और गौरव लूथरा बर्च क्लब के अलावा बाकी 42 कंपनियों से भी जुड़े हुए हैं, जो कि फर्जी है, जिनमें कई सिर्फ कागज पर ही मौजूद है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कोई अता पता नहीं। ये सभी कंपनियां दिल्ली में एक ही पते पर हैं, जिनका पता नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के हडसन लाइन ग्राउंड फ्लोर 2590 है। ये पूरा पता है, इसी पर रजिस्टर्ड है ये कंपनियां। बर्च नाइट क्लब में 9 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की इसमें जान चली गई थी, मौत हो गई थी। घटना के बाद दोनों भाई भारत छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे। थाईलैंड पुलिस ने दोनों को फुकेट में एक होटल के कमरे से हिरासत में लिया। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया। आपको ये बताते चले कि गोवा में 25 लोगों की जिंदगी छीन लेने वाले क्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को डर है कि उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाएगा। अदालत में दायर जमानत याचिका में दोनों भाइयों ने गोवा में लिंचिंग का डर जाहिर किया है। फरारी से हिरासत तक लूथरा ब्रदर्स के 4 दिन अब तक कैसे बीते वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन आप ये समझिए ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब अचानक से क्लब में आग लगती है और इसमें कई जिंदगियां छीन ली जाती हैं। 4 दिन कैसे गए वो आपको बताते हैं। 6 दिसंबर रात 11:39 पर बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में आग लगती है। फिर 7 दिसंबर सुबह 1:17 पर लूथरा ब्रदर्स ने फुकेट की फ्लाइट टिकट बुक की भागने के लिए। 7 दिसंबर सुबह 5:25 पर इंडिगो की फ्लाइट बोर्ड की और 7 दिसंबर सुबह 11:10 पर इंडिगो फ्लाइट फुकेट एयरपोर्ट में लैंड हुई। 7 दिसंबर का ही पूरा घटनाक्रम है जब फुकेट के पटोंग में इंडिगो होटल में कमरा बुक किया गया और 7 दिसंबर को ही दोनों भाइयों के खिलाफ एलओसी और अरेस्ट वारंट जारी किया गया। 7 दिसंबर को ही गोवा पुलिस दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के घर पर पहुंची, दबिश दे गई और 9 दिसंबर को फिर लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। 10 दिसंबर पर आइए, 10 दिसंबर को क्या हुआ। 10 दिसंबर में रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की पिटीशन डाली गई। 10 दिसंबर में फिर दोनों भाइयों का पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया और 11 दिसंबर में रॉयल थाई पुलिस ने फुकेट से दोनों को डिटेन किया, हिरासत में लिया। लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी कुछ कंपनियां भी हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। OSRG फूड एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी। दूसरी बीइंग GS हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी बीइंग FS पैसिफिक हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, बीइंग लाइफ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, बीइंग भारत हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और वर्च्यू फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा भी कंपनीज हैं जिसका नाम है G3S फूडशाला प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनियां जो लिस्टेड थी ये इन्हीं भाइयों के नाम पर थी जहां से ये कंपनियां चल रही थी। हालांकि 42 ऐसी कंपनियां जो कि एक ही पते पर रजिस्टर्ड है लेकिन सिर्फ कागजों तक है, वो कंपनियां समेत 42 फर्जी कंपनियों से जुड़े हुए थे दोनों भाई यानी लूथरा ब्रदर्स। अब लूथरा ब्रदर्स की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं मैक्सिको के टैरिफ अटैक की। दरअसल अमेरिका के बाद अब मैक्सिको भी भारत पर हाई टैरिफ लगाने जा रहा है। दरअसल मैक्सिको की संसद ने 10 दिसंबर को भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% यानी 50% तक का भारी टैरिफ लगाए जाने का ऐलान किया। ये टैरिफ ऐसे देशों पर लगाया जाएगा जिनके साथ मैक्सिको का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ये साल 2026 से लागू होगा। जिन देशों पर मैक्सिको टैरिफ लगाएगा उनमें भारत के अलावा चीन और दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। मैक्सिको इन तमाम देशों से बहुत ज्यादा सामान भी खरीदता है। 2024 की बात करें तो 2024 में इन्हीं देशों से 253.7 अरब डॉलर का सामान आया। इतने ज्यादा आयात यानी इंपोर्ट की वजह से मैक्सिको को करीब 223 अरब डॉलर का घाटा भी हुआ। अब नए कानून बने हैं और अब इस नए कानून के अनुसार कार, ऑटो पार्ट्स, कपड़े, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक के उत्पाद, स्टील और जूते चप्पल जैसे लगभग 1400 तरह के सामान महंगे हो जाएंगे। ज्यादातर पर 35% तक और कुछ पर 50% तक टैरिफ लगेगा। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये कदम 2026 में होने वाली USMCA यानी अमेरिका मैक्सिको कनाडा व्यापार समझौता की समीक्षा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश है, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से चीन से मैक्सिको के रास्ते आने वाले सस्ते सामान पर चिंता जाहिर कर रहा है। भारत और मैक्सिको के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। आपको ये बताएं कि भारतीय दूतावास की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच यानी भारत और मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले कुछ सालों में काफी हद तक बढ़ा है और 10 अरब डॉलर का आंकड़ा अभी तक पार हो चुका है। साल 2022 में दोनों देशों के बीच में माल का व्यापार 11.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। साल 2023 में इसमें थोड़ी सी कमी आई और ये 10.6 अरब डॉलर रह गया, लेकिन 2024 में फिर से रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये 11.7 अरब डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। टैरिफ को भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी जान लेना जरूरी है कहां पर कितना टैरिफ लगाया गया है। इसके बारे में टैरिफ पर एक बॉर्डर शुल्क या फिर टैक्स है, विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं, यानी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें अगर किसी और देश के सामान की बिक्री हो रही है तो उस देश के सामान पर अधिक टैरिफ के कारण वो महंगा हो जाता है। टैरिफ से सरकार की इनकम पर भी असर पड़ता है, उसकी इनकम बढ़ती भी है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है और देशी उद्योगों की रक्षा करना है। भारत मैक्सिको के संबंध के बारे में भी आप जान लीजिए। दरअसल ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि संबंध किस तरीके से रहे। हालांकि हाल ही के सालों में अगर बात करें तो बीते कई सालों से दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध है वो भी बने हैं और दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध बने हैं। मैक्सिको भारत का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब देखिए, इसमें 2024 में द्विपक्षीय व्यापार होता है जिसमें 11.7 बिलियन डॉलर की कमाई होती है। भारत का निर्यात, मैक्सिको का निर्यात आप जान लीजिए, मैक्सिको का जो निर्यात है वो 8.9 बिलियन डॉलर रहा और 2.8 बिलियन डॉलर फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, कच्चा तेल। और मैक्सिको में 8,000 से ज्यादा भारतीय आबादी है, जहां पर मैक्सिको में 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियां मौजूद हैं जो वहां पर काम करती हैं। टैरिफ से स्थानीय इंडस्ट्री को यानी लोकल इंडस्ट्री को फायदा होता है, जो निश्चित तौर पर अब इसको मिलेगा भी और लाखों नौकरियां बचेंगी और देश जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत होगा। सरकार को अगले साल करीब 3.76 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा, जिससे बजट घाटा कम करने में मदद मिल सकेगी। क्लाउडिया शिवनाम, दरअसल देखिए ये इसको लेकर दरअसल कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी और कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी कहते हैं कि इससे क्या बदलाव आएंगे। हालांकि टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या फिर टैक्स कहा जाता है जो कि घरेलू मार्केट में जो विदेशों से सामान बनकर आता है उन पर वो टैरिफ लगाया जाता है। उससे जो लोकल मार्केट है, जो घरेलू बाजार है उस देश का, उसमें उस देश के जो बाहर का देश है जहां से प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं, जहां से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, वहां उन प्रोडक्ट्स की जो कीमत है वो बढ़ जाती है।
इससे भी बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। हालांकि मैक्सिको और भारत की जब हम बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी लंबे समय से राजनयिक संबंध भी बने हैं और काफ़ी एक अच्छे पैरामीटर पर, अच्छे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अच्छे पैरामीटर्स पर दोनों के संबंध जो है वो चल रहे हैं। इसको लेकर अब मैक्सिको की तरफ से कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 35% का टैरिफ लगाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जब गुजरात के नवसारी से एक फिल्मी घटना सामने आई जहां पर पुलिस और शराब तस्कर के बीच में सड़क पर एक्शन मूवी जैसा एक सीन देखने को मिला। पुलिस को देखते ही तस्कर तेज रफ्तार से कार भगाता रहा, लेकिन आखिरकार गिरने पर शराब से भरी कार छोड़कर वो फरार हो गया। कार से भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद हुई है और पुलिस अब तस्कर की पहचान और उसके नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है। ये देखिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है और पुलिस की गाड़ी को पीछा करते देख जो तस्कर था, शराब तस्कर था, वो अपनी उस शराब से भरी हुई गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। उसको पकड़ने के लिए आसपास के लोग भी पहुंचते हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी भी। ये देखिए एक टक्कर मारते ही बाकायदा ना आफ देखा ना ताफ, उस गाड़ी ने बीच गाड़ी पर टक्कर मार दी और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन जब उसने देखा कि वो तो अब घिर चुका है पुलिसकर्मियों के इर्द गिर्द, तब वो मौके का फायदा उठाता है और भागता हुआ नजर आता है। तो गुजरात पुलिस और शराब तस्कर के बीच में एक फिल्मी सीन नजर आया। पहले गोवा और अब भुवनेश्वर के एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। क्षेत्र में आग के बाद दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धुआं उठता देख स्थानीय लोग भी दहशत में आ गए। आग से नाइट क्लब में मौजूद सभी सामान जलकर राख हो चुका था। आग की लपट इतनी ज्यादा तेज थी कि तेजी से पास के ही एक फर्नीचर शोरूम में फैल गई। आग के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। खबरों के अनुसार आपको ये बताएं कि पहले गोवा और अब भुवनेश्वर के एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। हालांकि दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग को पास की दुकानों और इमारतों में फैलने नहीं दिया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, अभी तक साफ नहीं है। हालांकि आशंका ये जाहिर की जा रही है कि आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या फिर संचालन संबंधित लापरवाही के कारण लग सकती है। फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है और राहत की बात तो ये है कि आग लगने के समय नाइट क्लब बंद था और अंदर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है। गौरतलब है कि ये घटना गोवा में बड़े नाइट क्लब में लगी आग के कुछ दिनों बाद ही घटित हुई है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अब गोवा के बाद भुवनेश्वर के नाइट क्लब में इस तरह की आग का फैलना, हालांकि शुरुआती जांच में इसके पीछे के जो ठोस कारण है उनका पता नहीं लगाया जा सका अभी तक। वो जांच का विषय है, उसको लेकर जांच चल ही रही है। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है कि ये आग लगी हो या फिर संचालन संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती गई हो। फिलहाल राहत की खबर यह है कि जनहानि इसमें नहीं हुई है। लेकिन नाइट क्लब ने, चूंकि जब ये आग लगी थी उस वक्त इस नाइट क्लब में कोई मौजूद नहीं था, ना कोई लोग इसमें मौजूद थे, ना क्लब का कोई स्टाफ इसमें उस वक्त मौजूद था। भुवनेश्वर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें रखा लाखों का सामान नाइट क्लब का वो जरूर जलकर राख हो चुका है, उसका जरूर नुकसान हुआ। लेकिन राहत की खबर यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि की खबर नहीं मिली। जबलपुर के सिहोरा में एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। बाइक पर जा रहे युवक को दो बदमाशों ने रोका, वो भागा तो उसका पीछा भी किया। एक बदमाश ने उसे पकड़कर सड़क पर पटक दिया तो दूसरे ने युवक से सिर से सटाकर 3 गोलियां चला दी। अब वारदात का वीडियो भी सामने आ चुका है और आपको बताएं कि वारदात खितौला थाना इलाके में
बारी बहू स्टेडियम के पास दोपहर करीब 1 बजे की है। हमलावर जिस मोटरसाइकिल पर आए थे उसी पर बैठकर वो भाग निकले। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। युवक को सिहोरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि धर्मेंद्र का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, यानी मृतक का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। हालांकि पुलिस ने इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान या स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद उसी मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग निकले, फरार हो गए। उन्होंने धर्मेंद्र यानी मृतक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने का काम कर रही है। साथ ही साथ मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है, जिससे वो वारदात से जुड़ा हुआ कोई इनपुट हासिल कर सके। ये हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो खितौला तिराहा तरफ खितौला से आते हैं उस रास्ते में एक घटना हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, जहाँ पे पता चला कि एक चिंटू उर्फ धर्मेंद्र है, जिसकी गोली मारकर युवकों द्वारा हत्या कर दी गई है। और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है और लगातार इसमें जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से जो भी आरोपी आएंगे उनको पकड़ के जो है आरोप गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोग थे गोली मारने वाले, कुछ पता चला है? जो अभी तथ्य आए उसके सामने जो समझ में आ रहा है, लगभग 2 लोग इसमें। ये मेरे बड़े भैया थे और इनकी पुरानी रंजिश चलती थी अस्सू विश्वकर्मा और इनकी। जब इन दोनों ने अस्सू ने इनको 2-3 बार धमकी भी दी है मानने की, और अब इसके बाद पुलिस प्रशासन के पास सब कुछ हो पता होने के बाद भी उनका कोई सहयोग नहीं किया गया। और जब उसको अकेला घूमता रहा तो उसको आश्वासन देते रहे कि अरे तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस व्यक्ति में, इस चक्कर में वो अकेला रहता रहा कि चलो यार कोई मेरे को कुछ नहीं कर सकता। क्या करते थे आपके भैया? मेरे भैया का रेत का काम था, ट्रेडर्स का काम कर। बुलंदशहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 7 पेशेवर आरोपियों, 11 जमानतियों और 2 अधिवक्ताओं समेत कुल 20 लोगों पर मुकदमा दायर किया है। जांच तेज है और पुलिस का ये साफ कहना है कि इस साजिश और षड्यंत्र में कई साफ सुथरे चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि पेशेवर अपराधियों के साथी ही जमानतियों के रूप में खड़े होते थे। न थाने में वेरिफिकेशन, न तहकीकात और कोर्ट में पहुंचने पर पूरे कागजात मिलते थे। इसी रास्ते कई अपराधियों को आसानी से मिल जाती थी जमानत। न्यूज इंडिया 24/7 से बातचीत में अभियान को लीड कर रहे एएसपी नगर शंकर प्रसाद ने कई अहम बातें भी साझा की हैं, आपको वो सुनवाते हैं। आमतौर पर सभी लोग ये जानते हैं कि कभी कोई अपराध होता है तो पुलिस का काम होता है कि अपराधी को खोजना, ढूंढना और उसे विधिक क्रिया पूरी करते हुए और उसे जेल भेज देना। हमारी आपकी आम आदमी की सोच से भी परे है कि जेल भेजने के बाद भी क्या कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर उन पेशेवर अपराधियों को बचा भी पाते हैं। जी हां, इसी तरीके का एक सनसनीखेज मामला बुलंदशहर पुलिस ने जिसमें खुलासा किया है। आखिर ये अपराध का जो एक दायरा है, ये क्या दायरा है, कैसे इसको किया गया और पुलिस ने इसको कैसे बांटा? इसमें हमारे जो पुलिस विभाग द्वारा समय समय पे जो है जो लोग जमानत लेते हैं, ऐसे जमानतदारों के विरुद्ध जो है फर्जी जमानत कराने वाले के विरुद्ध समय समय पर कार्रवाई की जाती है। और इस समय हमारे जो पुलिस महानिदेशक महोदय के अभियान के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न जनपदों में जमानतदारों के सत्यापन का अभियान चल रहा है। और हम इसमें ऐसे जमानतदारों को चिन्हित कर रहे हैं जो पेशेवर तरीके से जमानत ले रहे हैं और अपने एक पहचान पत्र या एक प्रॉपर्टी पर एक से अधिक, कहीं कहीं ये संख्या जो है बहुत बड़ी है जहां ये इनके द्वारा लगातार जमानत लिया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद बुलंदशहर के विभिन्न थानों में ऐसे पेशेवर जमानतदारों की पहचान की जा रही है जो ऐसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त है। इसमें मुख्य रूप से जो है जमानतदारों द्वारा अपने पहचान पत्र और अपनी प्रॉपर्टी का एक से अधिक बार उपयोग करते हुए कई लोगों की जमानतें ली जा रही हैं। इसके अलावा इसमें एक संगठित गिरोह भी जो है शामिल है जो फर्जी पहचान पत्र और फर्जी संपत्ति के दस्तावेज बनाकर अपराधियों की जमानतें ले रहा है।
हाल ही में थाना कोतवाली शहर में ऐसे 20 लोगों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा जो है ऐसे जमानतें ली गई जो फर्जी हैं या जिसमें जो है एक से अधिक व्यक्तियों की एक ही प्रॉपर्टी पे जमानत ली गई और इनके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंह के साथ पुनीत शर्मा, न्यूज इंडिया, बुलंदशहर। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।